नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुक शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मीरपुर में बेमियादी बिजली कटौती से नाराज अवाम। गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स का मुद्दा गरमाया, अवाम ने कहा हरगिज नहीं देंगे गैर कानूनी टैक्स। और अगले सीजन के लिए श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन को किया जा रहा है तैयार। मौसम और वक्त चाहे कोई सा भी हो, लेकिन कुछ मसले ऐसे हैं जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में साल साल बने रहते हैं। बिजली की लगातार कटौती यानी पावर कट भी ऐसा ही एक मामला है। यहां दोपहर और रात को तो हमेशा बिजली जाती ही है, लेकिन इसके अलावा असली तकलीफदेह बात है हर रोज होने वाली बेमियादी कटौती, यानी लोड शेडिंग का कोई मुकर्रर वक्त तय ना होना। इस वजह से शहर हो या गांव या फिर कोई कस्बा, समाज का हर तबका इससे परेशान है, और इनमें मीरपुर के शहरी भी हैं। वो मीरपुर जिसकी तामीर तरक्की की बातें करते हुक्मरान कभी नहीं थकते। वो मीरपुर जिसे दूसरे मुल्कों में रह रहे कश्मीरियों ने अपने पैसों से सजाया संवारा है। वो मीरपुर जहां मंगला डैम है जिसकी बिजली सीधे पाकिस्तान को जाती है। उस शहर के अवाम बमुश्किल 2-4 घंटे ही बिजली की रोशनी में रह पाते हैं और इससे फ्रस्ट्रेट होकर एहतजाज करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का सबसे खास शहर है मीरपुर, लेकिन वहां के अवाम और उनकी सूरत हाल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये शहर कुछ खास अहमियत रखता है। इस शहर में ऐसे लोगों की भरमार है जिनका कोई न कोई सगा बैरूनी ममालिक, खास तौर से बरतानिया में रहता है, और उनके भेजे गए पैसों की बदौलत मीरपुर में तरक्की के निशान देखने को मिलते हैं जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के किसी और शहर में ढूंढने से भी नहीं दिखते। लेकिन मीरपुर का मुआयना करो तो तरक्की की सतह के नीचे मसाइल की भरमार छुपी है, और इनमें से एक है बिजली की बेइंतहा बेमियादी कटौती। 10,000 रुपया बिल है जिसमें 3470 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट और नीलम जेलम मुख्तलिफ चार्जेस लगे हैं जो लगते रहते हैं, और 6680 रुपये एक्स्ट्रा चार्जर लगे हैं। वो हमें समझ नहीं आ रही किस चीज़ के हैं, और हर घर में हर दुकानदार को साथ यही मसला है। तो हम ये एहतजाज करने यहाँ पे आए हैं। एहतजाज कर करके हमने 2 दफा अपने आबाओ-अजदाद की कब्रों की कुर्बानी दी है। इसके सिलसिले में हमारे साथ ये वादा किया गया था कि मीरपुर के लोगों को बिजली फ्री दी जाएगी। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता है कि हर साल गर्मी के दिनों में बिजली कटौती बहुत ज्यादा होती है, लेकिन साल के इस वक्त तो मौसम खुशगवार होता है। न अवाम गर्मी से जूझ रहे हैं और न सर्दी से ठिठुर रहे हैं, लेकिन बिजली कटौती की तो जैसे हद ही पार हो गई है। इन दिनों भी लगातार कई घंटे, कई दिनों तक बिजली गायब रहती है, और जब आती है तो थोड़ी देर में ही फिर से चली जाती है। ये हाल मीरपुर का है, ये किसी रिमोट एरिया का नहीं। ऐसे में मीरपुर के लोग मजबूरन एहतजाज पर हैं और इस मसले का हल निकालने के लिए हुक्मरानों को चेतावनी दे रहे हैं। आपने इस्लामाबाद में बिल जलाए थे और कहा था लोगों को कि सिविल नाफरमानी की तारीख चलाओ, तो आज आप किधर हैं जब 200% बिल जो है बढ़ गए हैं। आप आम मैदान में आज आपको स्टेज सजे हुए मिलेंगे। सब लोग जो है पूरे पाकिस्तान के लोगों की चीखें निकल गई हैं। यहाँ एक बार अगर बिजली कट जाए तो आने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता। सुबह से गई लाइट शाम को भी आ सकती है और रात को भी। ऐसे में अवाम ना उम्मीद हैं। उनका कहना है कि मीरपुर इतना अहम शहर है, लेकिन फिर भी यहाँ बिजली का मसला बना ही हुआ है, बल्कि हर साल लोड शेडिंग बढ़ रही है। कभी ट्रांसफार्मर फूकने का बहाना बनाया जाता है तो कभी शॉर्टफॉल का। शिकायत करने पर बिजली महकमे के अहलकारों का रवैया हमेशा ही काम टालने वाला रहता है। परेशान अवाम पावर कट का सामना करने को मजबूर होते हैं और फिर आखिरकार उन्हें एहतजाज के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है।
जुल्म की इंतहा है। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और कोटली के बिलों में मुकम्मल जो है ना वो अमानगी नहीं है, वो और रेटों के साथ बिल आ रहे हैं। जेलम की निस्बत हमारे बिल दुगना आ रहे हैं। ये हमें आबाओ अजदाद की कब्रें पानू की नजर करने का सिला दिया जा रहा है। मीरपुर में इस माफिया, वापटा और महकमा बरकियात की इस बेहयाई, बेगैरती के खिलाफ मीरपुर के अवाम सरापा एहतजाज है, और जब तक ये मसला हल नहीं होता हमें सरापा एहतजाज रहना चाहिए। कहीं ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं तो कहीं बिजली के तार टूटे पड़े हैं। पाकिस्तान जब इस इलाके को अपने कब्जे में लेने के 75 साल बाद भी बिजली नहीं फराहम करा सका तो भला और क्या कहा जाए। जब अवाम की बुनियादी जरूरियात ही पूरी नहीं होंगी तो भला वो कोई बड़ी तवक्को कैसे रख सकते हैं। जब पूरा दिन बिजली के इंतजार में गुजरता हो, तालीम और तिजारत बर्बाद हो रही हो, बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद होता दिख रहा हो, तो भला कोई चुप कैसे बैठा रह सकता है। ये हाल सिर्फ मीरपुर का नहीं बल्कि यहाँ तो पूरा का पूरा निजाम ही बदतर हुआ पड़ा है। मीरपुर में अवाम खासे परेशान है। जब यहाँ बिजली ही नहीं है तो फिर किसी भी तरह की तरक्की की बातें बेमानी है। बहरहाल मीरपुर की मुश्किलात देखने के बाद अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का, जहां इंसानी तरक्की के साथ साथ आसपास के माहौल को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। यूं तो कुदरत ने यहाँ के जर्रे जर्रे को अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है। इसमें मुख्तलिफ बागात और सियाहती मकामात भी शामिल हैं। इन दिलकश जगहों में श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन भी है, जिसकी खूबसूरती बनाए रखने में डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर का अहम रोल रहता है। मौसम बहार के दौरान ट्यूलिप गार्डन रंग बिरंगे फूलों से सजा रहे, इसके लिए महकमे के एहलकार पूरे शद्दोमत से कारफरमा है, ताकि आइंदा साल में भी ज्यादा से ज्यादा तादाद में सयाह यहाँ रागिब हो सकें। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वैसे तो वादी में कुदरत के तय वक्त के हिसाब से पौधों में फूल और फल आते हैं, जो कि बेहद खूबसूरत नजारा रहता है। लेकिन जब बात श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन को मौसम बहार के दौरान रंग बिरंगे फूलों से सजाने की हो, तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर का पूरा अमला फूलों के खिलने से कई महीनों पहले ही तैयारियों में लग जाता है। हर साल की तरह ही इस साल भी अक्टूबर नवंबर में महकमे के एहलकार ट्यूलिप गार्डन को तैयार करने में मशरूफे अमल हैं। इट्सेल्फ जो ट्यूलिप सीजन है उसकी प्रिपरेशंस होती है कि कैसे हम लैंड प्रिपेयर करें, क्योंकि ये आपको पता ही है कि ये आपको लगता है जब ट्यूलिप्स निकलते हैं, ट्यूलिप शो होता है, ये वो वाला काम नहीं है, उस महीने का काम नहीं है, पूरे साल काम चलता रहता है। आप देख रहे हैं कि हमारी ट्रैक्टराइजेशन हो रही है, हमारी बेड्स बन रहे हैं, बेड्स प्रॉपरली आप देखें उसमें डिजाइन्स हो रहे हैं, प्रॉपर उसमें लाइनिंग प्रॉपर मेजरमेंट करके बेड्स बना रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि हमारे जो बेड्स बन जाए, फिर मटेरियल आ जाए तो ऑन टाइम हमारी सोइंग हो जाए, एंड इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट ट्यूलिप सीजन है वो भी एक ग्रैंड सक्सेस। श्रीनगर का इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन अमूमन ट्यूलिप गार्डन के नाम से मकबूल है। फ्लोरिकल्चर महकमे की जानिब से इन दिनों गार्डन को बेहतर और वसी करने का काम मुकम्मल किया जा रहा है। जगह जगह जमीन की पैमाइश और तयशुदा जगहों पर फूलों की क्यारियां तैयार की जा रही हैं। इस काम में कई अहम बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है, इसलिए यहाँ पर ट्रैक्टर और दूसरे आलात के साथ तजुर्बेकार बागबान भी कार फरमा है। पहले हमें लैंड तैयार करना पड़ता है, इसके लिए ट्रैक्टर और खाद, इसके बाद रेत, इसके बाद क्यारियां बनाने, इसके बाद डिजाइन्स बनाने हैं, और जो सीधी लाइन होनी चाहिए वो होनी चाहिए, वो करते हैं पहले। आलमी वबा कोरोना के बाइस लॉकडाउन खुलने के बाद वादी के दीगर सियाहती मकामात में सयाहों की आमद में इजाफा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में भले ही सयाहों की आमद का आंकड़ा शुरुआत में काफी कम था, लेकिन बाद में ये एदादो शुमार रिकॉर्ड तोड़ साबित हुआ। जम्मू कश्मीर जनवरी से लेकर
9 महीने के दरमियान तकरीबन 1 करोड़ 62 लाख सयाहों की मेजबानी कर चुका है, जो कि आजादी के बाद 1 साल के भीतर सबसे ज्यादा फुटफॉल माना जा रहा है। बात अगर ट्यूलिप गार्डन की हो तो इस साल मार्च अप्रैल माह के दौरान ट्यूलिप गार्डन में 3.5 लाख सयाहों ने शिरकत की थी। शायद यही वजह रही है कि गार्डन को आने वाले मौसम बहारा के लिए तैयार करने में महकमा पूरे जी जान से लगा हुआ है। पहले ये हम तैयारी कर रहा है नए साल के लिए। 2 महीने 2-3 महीने इसी से लगता है, जमीन संभालने के लिए, टूल बल्ब लगाने के लिए, ये डिजाइन नया बनाना है। इसीलिए नया डिजाइन बनाने के लिए हम काम पे शदमत काम पे लगे हुए हैं। सब लेबर्स परमिनेंट, सब ट्रैक्टर वाले, डोजर वाले, सब लोग, मशीनरी सब इसी के साथ लगे हुए हैं। इस वक्त के नया सीजन आने वाला है, इस वक्त काम पूरा मुकम्मल होना चाहिए। कश्मीर, जो न सिर्फ अपने मुख्तलिफ खूबसूरत बाग बगीचों के लिए जाना जाता है, बल्कि इंतजामिया की जानिब से इनके बेहतर रखरखाव के लिए भी जाना जाता रहा है, जिसमें श्रीनगर का ये ट्यूलिप गार्डन भी शामिल है, जो यहाँ आने वाले हर सयाह को कुदरती खूबसूरती के सबब बार बार आने के लिए रागिब करता है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। लीडर ऑफ द सेंचुरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को कर्ज के लिए चीन को सौंपने की तैयारी के तहत पाकिस्तानी हुकूमत ने इन इलाकों के 52 कानूनों को अपने हाथ में ले लिया है, जिसके बाद पाकिस्तान हुकूमत इन इलाकों की जमीन पट्टे पर किसी को भी सौंप सकती है। तारिक नकाश ने ट्वीट किया है कि लोकल बॉडी चुनाव के लिए कोड ऑफ कंडक्ट अमल करवाने में नाकाम रहने वाले पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में इंतखाबी इदारे को PMLN ने मुरीद इल्जाम ठहराया है। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि हुंजा में नसीराबाद कस्बे के मकामियों ने गिलगित बल्टिस्तान के मिनरल डिपार्टमेंट पर जुलाई में हुए करार पर अमल करने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाया, जो इस इलाके में संगमरमर निकालने से जुड़ा था। इन्फॉर्मेशन एंड PR GD जम्मू ने ट्वीट किया है कि हैशटैग बेरोजगार से स्वरोजगार जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों और प्रोजेक्टों के जरिए नौजवानों की ख्वाहिशात को पूरा किया जा रहा है। मुमकिन और तेजस्विनी स्कीम के जरिए तिजारत करने के ख्वाहिशमंद मकामी नौजवानों के सपनों को पूरा किया जा रहा है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर की कदीमी विरासत यहाँ सयाहों को राग़िब करने वाली है। मेरे प्यारे जम्मू कश्मीर में मकबूल इमारतों पर गौर करिए। एहसासे कश्मीर ने ट्वीट किया है कि कश्मीर का हरीशा ये एक रिवायती मटन करी है जो मौसम सरमा के दौरान कश्मीरी रोटी के साथ बड़े ही चाव के साथ खाई जाती है। आइए एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। इस्लामाबाद में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल के ज़रिए तमाम मजलूम कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए वेबिनार का इनेकाद किया गया। PTV चैनल की नश्र खबर में इस्लामाबाद ने फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की आड़ में वेबिनार का एहतमाम किया। इसमें कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का नाटक करते हुए बड़ी ही चालाकी के साथ उनको बरगलाने की नाकाम कोशिश की गई। इस सारे खेल का मकसद भारत को बदनाम करना था, जबकि हकीकत में भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की CTC मीटिंग की मेजबानी की। 2 रोजा इस मुज़ाकरात का मकसद मुंबई में 26/11 के दौरान हौलनाक दहशतगर्दाना वाक़यात से मुतासरीन को खिराज अक़ीदत पेश करना और आलमी सतह पर आतंकवाद के फैलाव को रोकना रहा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो मुल्क खुद दहशतगर्दों की पुश्त पनाही में लगा हुआ हो, वो कैसे अमन और तरक्की पसंद ममालिक खास तौर से भारत को बर्दाश्त कर सकता है। बैनुल अक़वामी सतह पर ग्लोबल टेररिज्म और बदलते आयाम पर भारत की दमदार छवि पाकिस्तान और उसकी बोली बोलने वाली PTV को नाकाबिले बर्दाश्त है। गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। कुछ दिनों के अमनो अमान के बाद यहां फिर से टैक्स लगाने की तैयारी है। इसकी मकामी आवाम पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं।
اس کے علاوہ قوم پرست اور کچھ سیاسی جماعتوں میں بھی ابال ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ایک بار اس علاقے کو ٹیکس فری قرار دیا جا چکا ہے تو دوبارہ یہاں کے لوگوں پر ٹیکس لگانا ان کے ساتھ سراسر وعدہ خلافی ہے۔ یہ عوام کی پیٹھ پر چھرا بھونکنے جیسا ہے جسے ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اس بیچ عوام کو جیسے ہی خبر لگی کہ حکومت نے اس سمت میں اسمبلی میں خاص بل بھی پاس کروا لیا ہے اور اب وہ چھوٹے بڑے ہر سامان اور کاروبار پر ٹیکس عائد کرنے کی تیاری میں ہے تو لوگوں نے پھر سے احتجاج شروع کر دیا ہے۔ گلگت چوک پر ایک بار پھر سے عوام یہاں ٹیکس لگانے کے فیصلے کی مخالفت میں جٹے ہیں، لیکن مقامی انتظامیہ طاقت کے زور پر عوام کا احتجاج ختم کروانے میں لگی ہے۔ عوام کا الزام ہے کہ موجودہ ٹیکس نظام کو دھوکے سے نافذ کیا جا رہا ہے۔ ٹیکس لگانے کا مقصد بالکل واضح نہیں ہے۔ یہ ٹیکس کہنے کے لیے تو علاقے کی ترقی کے نام پر وصولے جاتے ہیں، پر بدعنوانی کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں۔ پاکستان گلگت بلتستان میں ٹیکس نافذ کرنے کی حیثیت تک نہیں رکھتا، لیکن مقامی پاکستان پرست حکومت عوام کی خواہشوں کے خلاف جا کر ایسے ٹیکس نافذ کر رہی ہے جو سراسر غیر آئینی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ گلگت بلتستان کے جو ہماری صوبائی اسمبلی کے ممبران نے اپنے لیے مراعات تو انہوں نے 1000% بڑھائے ہیں، لیکن غریبوں کے اوپر ٹیکس لگانے کے لیے لوگ جو ہے نا انہوں نے بل پاس کیا ہے۔ ابھی کہتا ہے کہ ایک آدمی کی زمین ہے اس پر بھی لگے گا، درخت ہے اس پر بھی ٹیکس لگے گا، اگر اس نے مرغی پالا ہے تو اس پر ٹیکس لگے گا، تو اس نے مرغی نے انڈا دیا تو اس پر بھی ٹیکس لگے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے غریب عوام کہاں جائیں گے جن کو ویسے ہی بنیادی سہولیاتیں یہاں نہیں ہیں، بنیادی تمام سہولیات سے محروم ہیں، روزگار نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں۔ بڑا سوال یہ ہے کہ جب کچھ مہینے پہلے حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ اس علاقے میں ٹیکس نہ لگائے جانے کے لیے اسمبلی میں بل پیش کیا جائے گا اور پھر اسے منظوری کے لیے گلگت بلتستان کونسل بھیجا جائے گا، تو اس نے سراسر یو ٹرن کیوں لیا؟ وزیر اعلیٰ خالد خورشید پر آخر کس کا دباؤ تھا کہ انہیں چھوٹے بڑے مختلف مصنوعات پر ٹیکس لگانے کا بل لانا پڑا؟ حکومت اپنا خزانہ بھرنے کے لیے عوام کو دیوار سے لگانے کی تیاری کر چکی ہے۔ پیسوں کے لالچ میں تحریک انصاف پارٹی کے یہ حکمران اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ انہیں یہاں شراب کلچر پھیلانے سے بھی گریز نہیں ہے، اور شراب کو لیگل کرنے کے لیے یہاں لیکر ٹیکس لگایا جا رہا ہے۔ اس میں بہت سارے ہماری تحفظات ہیں۔ اس میں ایک تو شریعت کے خلاف ایک بل پاس ہوا ہے جس میں شراب نوشی کو اس کو بیچنا جائز قرار دیا ہے، اس کا لائسنس حاصل کر سکتے ہیں، اس کو باقاعدہ قانونی اس کو تحفظ دیا گیا ہے۔ مقامی حکومت کی نیت میں شروع سے ہی کھوٹ تھا، یا پھر وہ اسلام آباد میں بیٹھے اپنے آقاؤں کے اشارے پر اب ٹیکس کے معاملے کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب بھی یہاں پہلے ٹیکس لگانے کی بات ہوئی تھی تو پہلے تاجر برادری نے اور پھر بعد میں سماج کے سبھی طبقے نے اس کے خلاف پرزور احتجاج کیا تھا، جس سے پاکستان کی عقل ٹھکانے آ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر اسی طرح کے احتجاج کی ضرورت ہے۔ یہاں بغاوت کی چنگاری اندر ہی اندر سلگ رہی ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتی ہے۔ یہاں کے عوام فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کسی ٹیکس یا فیس اس دفعہ جو حکومت نے وہ کیا ہے یہ عوام کے لیے دھوکہ دینے کے لیے ایک وہ کیا ہے کہ اس میں لفظ ٹیکس کہیں پہ بھی استعمال نہیں ہوا ہے، لفظ فیس استعمال کیا گیا ہے تمام جگہوں پر۔ گلگت بلتستان کے قدرتی معدنیات کا استحصال کرتے وقت پاکستان کو خیال نہیں رہتا کہ یہ علاقہ متنازع ہے، لیکن جب یہاں کے عوام اپنے حقوق مانگتے ہیں تو پاکستان فوراً انہیں ایک متنازع خطے کا باشندہ ہونے کے ناطے حقوق دینے سے انکار کر دیتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ گلگت بلتستان
एक दूर दराज हसास इलाका है जहां के लोगों की आमदनी बेहद कम है। न इंडस्ट्री है, न ही नौकरियां और न ही ज़रख़े ज़मीन। ऐसे में लोगों की जिंदगी बेहद मुश्किल तरीन है। जब उनके पास पेट भरने के लिए खाना ही नहीं है तो फिर भला वो टैक्स कैसे देंगे? गिलगित बल्तिस्तान में जितने बिजली घर है, बिजली पैदा, वो पानी से बिजली पैदा की जाती है। एक तो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया, दूसरा लैंड रेंट के नाम पर हर गरीब बंदे से 50 रुपए एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। साथ साथ भेड़ बकरी फरोख्त करने वालों पर, हमारे जमींदारों पर एनओसी के नाम पर 5 से 10,000 15,000 जो है एनओसी के नाम पर लगाया गया। ड्राइविंग लाइसेंस की कीमतों में इजाफा किया और मैं समझता हूँ तमाम दुकानों पर टैक्स नाफिज करने की साजिश की जा रही है। आपको ये सुनकर हैरान होगा, इन्होंने बिल को पढ़ा ही नहीं। पूरे पंजाब में जो बिल नाफिज था, पंजाब असेंबली ने जो बिल नाफिज किया गया था, इसको गिलगित असेंबली में इम्पोज किया गया है। टैक्स लगाने का मसला आने वाले दिनों में बड़ा भारी मसला साबित हो सकता है। एक ऐसा मसला जिससे पार पाना पाकिस्तान के वश की बात नहीं लगती। पाकिस्तान ने यहाँ पहले भी टैक्स के मसले पर घुटने टेके थे और इस बार भी वो मुंह की खाने की तैयारी में है। पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में कसीदगी भरे माहौल से लोग पूरी तरह से आजिज आ चुके हैं। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर तरक्की और माहौलियाती बेहतरी दोनों को एक बराबर रखते हुए उन पर काम किया जाता रहा है। इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आए रोज कौमी और बैन अवी सतह के सेमिनार और कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किए जाते रहे हैं, जैसा कि हालिया दिनों जम्मू में मुनक्किद किया गया। द इंडियन इकोलॉजिकल सोसाइटी के इस कॉन्फ्रेंस का मौजू कुदरती वसाइल पर मबनी शोबा काश्तकारी की हर तरह से बेहतरी पर गौर करना था। इसके लिए मुल्क और बैरूनी ममालिक से दीगर नामी माहिरीन ने शिरकत की। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ जम्मू और द इंडियन इकोलॉजिकल सोसाइटी के मुश्तरका ताउन से 3 रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। बाबा जित्तो ऑडिटोरियम में मुनक्किद ये खास सेमिनार वजीर आजम नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से इस हिमालयन रीजन में शोबाई काश्तकारी और उससे वाबस्ता काश्तकारों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात की खास कड़ी माना जा रहा है। इंडियन इकोलॉजी सोसाइटी और स्क्वाश जम्मू जिन्होंने मिलजुल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक यहाँ गोष्ठी की है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल इनोवेशंस। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने सदा प्राथमिकता दी है एग्री सेक्टर को, और जितना हमारा सरमाया है, जितना हमारा रिसोर्स एग्रीकल्चर का भारतवर्ष में, विशेषकर इस क्षेत्र में जो हिमालयन क्षेत्र है, जो हिमालयन राज्य है, वो शायद उस तरह से एक्सप्लोर नहीं हुआ। लेकिन आपने देखा होगा श्रृंखलाबद्ध तरीके से पिछले 8-9 वर्षों में एक के बाद एक, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड, चाहे नीम यूरिया, चाहे डबलिंग फार्मर्स इनकम, बार बार किस प्रकार किसान की इनकम को, उसकी आमदनी को बढ़ाया जा सके और एग्रीकल्चर सेक्टर को सुदृढ़ किया जा सके, इसको लेकर प्रयास हुआ है। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से काश्तकारी मुतासिर हो रही है, तो ऐसे में जम्मू शहर में मुनक्किद कॉन्फ्रेंस में मारूफ इकोनॉमिस्ट, एगोनॉमिस्ट, साइंसदानों और दीगर माहिरीन ने साइंस की मदद से हल खोजने और एक दूसरे से शेयर करने के लिए शिरकत की। शुरा ने ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए काश्तकारी के दौरान लगने वाली लागत को कम करने के दीगर अहम नुकायात पर तबादला ख्याल किया। इसके साथ ही यहाँ पर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग पर जोर देने की बात कही गई।
You see the great value of the conference in bringing together all the relevant disciplines. It's not that one discipline like breeders can really bring sustainable innovations alone. It's also not that ecologists or agronomists can bring sustainable innovation alone. In the end, we need sustainable systems, and that means we need to combine the innovations and technologies from different areas. And of course it also needs to work for the farmer and the economy, and that's why also economists need to be part of the game. And here at this conference all the different relevant disciplines are together and can really constructively discuss and learn from each other and see how agricultural systems can be made more sustainable. शोबाई काश्तकारी के आगे आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ज़रई पैदावार की क्वालिटी और क्वांटिटी का नुकसान उठाए बगैर कैसे माहौलियाती तवाज़ुन को आने वाले वक्त के लिए बचाया जा सकता है। ऐसे ही मौजूदा दरपेश मसाइल का हल तलाशने के लिए ही जम्मू शहर में इतने बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जो बिलवास्ता और बिला वास्ता जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में काश्तकारी को बढ़ावा देने वाला साबित होगा। इसी तरह साइंस बेस्ड क्या इनोवेशन हो सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी फॉसिल फ्यूल का बहुत यूज है, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन में फॉसिल फ्यूल का बहुत कम है। एग्रीकल्चर आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेट चेंज। उस चीज को कैसे चेंज किया जाए विदाउट रिड्यूसिंग द यील्ड, इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए कि हम एग्रीकल्चर विज़ाविज़ क्लाइमेट चेंज, विज़ाविज़ की फार्मर की यील्ड ना गिरे, हम वो ऐसी कोई टेक्निक ना बताएं कि हम कहें सिर्फ एनवायरनमेंट है उसकी यील्ड गिरे। अलॉन्ग विद डेवलपमेंट हम कैसे इन इल इफेक्ट्स को रिड्यूस करें। साइंस यही कहता है कि इल इफेक्ट्स रिड्यूस करो और बेनिफिट्स बढ़ा लो, और किस चीज में इल इफेक्ट्स कम है वो हम यूज करके इस में मंथन करने के लिए जो साइंटिस्ट आए हैं, वर्ल्ड रिनाउंड टू इकोनॉमिस्ट आए हैं। मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कोशिशों का ही नतीजा है कि गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर का नाम बड़ी मिकदार में आला दर्जे की ज़रई पैदावार तैयार करने वाले इलाकों की फहरिस्त में शामिल हुआ है। इतना ही नहीं, अलग अलग कैश क्रॉप्स के जरिए काश्तकारी को मजीद फायदेमंद बनाया जा रहा है। वक्तन फवक्तन सेमिनार और कॉन्फ्रेंस के जरिए एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में ये कॉन्फ्रेंस मुस्तकबिल में शोबाए काश्तकारी की बेहतरी में मील का पत्थर साबित होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। एक है जमीन मेरी